रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर ने अरावली हिल्स के फ्यूचर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने माइनिंग पर रोक लगाते हुए पहली बार अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन एक्सेप्ट की। लेकिन दोस्तों, इस वर्डिक्ट के बाद अरावली को बचाने वाले खुश नहीं हैं, बल्कि डीपली कंसर्न्ड हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो लोकल रिलीफ से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊपर हो, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस एक हाइट लाइन के चलते एनसीआर की 90-95% अरावली पहाड़ियां एक झटके में लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकती हैं। सवाल सीधा है, जब 670 मिलियन साल पुरानी ये माउंटेन रेंज आज भी कोर्ट के ऑर्डर से बचाई जा रही है, पर ये धीरे धीरे गायब क्यों हो रही है? चलिए अरावली के इस डेंजरस पैराडॉक्स को डिटेल में समझते हैं। इसकी हिस्ट्री से लेकर जियोग्राफी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और आज चल रही उस साइलेंट डिस्ट्रक्शन तक सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो आज हम जिन माउंटेन रेंजेस की बात करने वाले हैं उन्हें वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर्स कंसीडर किया जाता है। इन रेंजेस का नाम है अरावली। तो अरावली माउंटेन रेंज भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्थित है, और ये रेंजेस नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई गुजरात तक जाती हैं। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन माउंटेन रेंजेस का इतिहास हमारे देश भारत से भी पुराना है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये हमारी धरती पर तब से मौजूद है जब भारत या भारतीय उपमहाद्वीप का कोई नामो निशान ही नहीं था, और ना ही धरती के आसमान को छूती दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हिमालय का कोई अता पता था। दोस्तों, मोन्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ माउंटेन्स के अकॉर्डिंग ये अरावली रेंजेस ही थी जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के शेप को डिफाइन करने से लेकर उसके क्लाइमेट के निर्धारण में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर मल्टी सेलुलर लाइफ के एक्सप्लोजन को ट्रिगर करने का इंपॉर्टेंट रोल भी अरावली ने ही प्ले किया। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार 750 मिलियन ईयर्स पहले अरावली में occur हुए मलानी वोल्केनिक एरप्शन ही वो पहला ट्रिगर पॉइंट था जिसने अर्थ को आइस एज की ग्रिप से निकालकर इस रीजन पर मल्टी सेलुलर लाइफ को जन्म दिया था। वहीं आज भी ये रेंजेस राजस्थान जैसे वाटर स्कार्स स्टेट की प्यास को बुझाने का काम कर रही है। यहाँ तक कि भारत का राष्ट्रपति भवन जिस रायसीना हिल्स पर मौजूद है वो भी अरावली की इन पहाड़ियों का ही हिस्सा माना जाता है। ऐसे में अरावली की भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है यह आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीते 4 दशक में करोड़ों अरबों साल से इस धरती पर मौजूद ये रेंजेस अब गायब होने की कगार पर खड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में अपॉइंटेड सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 50 सालों में राजस्थान में स्थित अरावली के 128 हिल्स में से 31 गायब हो चुके हैं। यानी राजस्थान से ऑलमोस्ट 25% अरावली रेंजेस को ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा निस्ते नाबूद कर दिया गया है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा प्रिंसिपल सेक्रेटरी AK सिंह के अंदर गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है कि हरियाणा में अरावली रेंज की लंबाई पहले के मुकाबले रातों रात सब्सटेंशियली कम हो गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत का राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स जिन रेंजेस पर स्थित है, क्या वो भाग भी ऐसे ही गायब होने वाला है, और कैसे भारत अपनी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को खत्म कर रहा है? चलिए आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो माउंटेन रेंज इस धरती पर खरबों सालों से मौजूद है वो अचानक कहां और क्यों गायब हो रही है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 की इंडियन ज्योग्राफी और जीएस पेपर 2 के एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड सेक्शन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अरावली एक संस्कृत शब्द है जिसका निर्माण अरा और वली जैसे मूल शब्दों से हुआ है। इसका मतलब होता है लाइन ऑफ पीक्स। तो अरावली रेंजेस भारत के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन हैं जिनका जन्म आज से लगभग 1.9 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जिनका निर्माण अर्थ की 2 अलग अलग कन्वर्जन टेक्टोनिक प्लेट्स यानी धरती की ऊपरी सतह के आपस में हुए कोलिजन की वजह से होता है। इस टेक्टोनिक कोलिजन की वजह से अर्थ क्रस्ट की बेंडिंग और फोल्डिंग एक साथ होती है, जिससे क्रस्ट फोल्ड होकर माउंटेन का रूप ले लेती है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स का ये कोलिजन कोई इंस्टेंटेनियस इवेंट नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस हजारों लाखों सालों तक चलती रहती है। अरावली की ही तरह हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज भी एक फोल्डेड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन अरावली के कंपैरिजन में वो काफी यंग है। यही कारण है कि हिमालयन रेंजेस में अभी भी टेक्टोनिक प्लेट्स का कोलिजन बरकरार है, और इसीलिए वो रीजन सिस्मिकली एक्टिव यानी अर्थक्वेक प्रोन बना हुआ है। और रिसेंटली जोशीमठ के सिंक होने में उसका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जहां एक तरफ अरावली
एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंजेस का एग्जांपल है, वहीं दूसरी तरफ हिमालयन रेंजेस यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, इसलिए उनकी ऊंचाई दुनिया में सबसे ज्यादा है। ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स होने की वजह से अरावली ने लाखों करोड़ों सालों से कंटिन्यूअसली इरोजन एक्टिविटी का सामना किया है। इस वजह से अब इनकी एवरेज हाइट महज 600 से 900 मीटर रह गई है। आज उन रेंजेस का हाईएस्ट पीक राजस्थान में स्थित गुरु शिखर को माना जाता है, इसकी टोटल हाइट 1722 मीटर है। दोस्तों, ये 670 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इस अरावली रेंज की ईस्टर्न मोस्ट लिमिट दिल्ली एनसीआर रीजन तक है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस माउंटेन के एंशियंट जियो लाइन को ट्रेस किया जाए तो ये एक समय में सहारनपुर हरिद्वार तक एग्जिस्ट करती थी। इस वजह से इसे गंगा और इंडस रिवर के ड्रेनेज सिस्टम का नेचुरल डिवाइड भी माना जाता है। यही नहीं, एक्सपर्ट बताते हैं कि अरावली रेंज ही है जो मानसून के दौरान एटीन्यूटेड मानसून क्लाउड्स को शिमला और नैनीताल की तरफ ईस्टवर्ड पुश करते हैं, और इसी के चलते सब हिमालयन रिवर्स और इनडायरेक्टली नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बहुत से इलाकों को पानी मिल पाता है। वहीं दूसरी ओर विंटर में ये माउंटेन रेंजेस इंडस और गंगा एलुवियल रिवर वैलीज को सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड वेस्टर्ली विंड से सुरक्षा भी प्रदान कराती हैं। दोस्तों, अरावली की ये रेंजेस थार डेजर्ट के नेचुरल बैरियर की तरह भी काम करती हैं, जो भारत के नदर्न प्लेन्स को फर्दर डेजर्टिफिकेशन से बचाती हैं। ये रीजन बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें बहुत से फॉरेस्ट और 20 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के साथ साथ सरिस्का दिल्ली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी मौजूद है। साथ ही ये रीजन 300 से भी ज्यादा नेटिव प्लांट स्पीसीज और 120 बर्ड स्पीसीज का भी नेचुरल हैबिटेट है। ऐसे में इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस अरावली रीजन के प्राइम इंपॉर्टेंस को समझा जा सकता है। यही नहीं, इस माउंटेन रेंज को दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के लिए लंग्स भी माना जाता है, जो अपने नेचुरल वेजिटेशन से यहाँ की पॉल्यूटेड एयर को साफ करने का काम करती है। इसके अलावा अरावली 3 मेजर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज का भी स्रोत है। इन रिवर्स में यमुना की ट्रिब्यूटरी बनास और साहिबी समेत रन ऑफ कच्छ की ओर बहने वाली लूनी रिवर शामिल है। तो अरावली का नेचुरल एक्विफायर रिचार्ज सिस्टम और वाटर चैनल्स भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के वाटर टेबल को मेंटेन रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यही नहीं, अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कार्बन डेटिंग के आधार पर यह माना जाता है कि अरावली के इस रीजन में 5th सेंचुरी BCE से ही कॉपर और दूसरे मेटल की माइनिंग की जाती रही है। यानी राजपूत पीरियड में बने राजस्थान के शानदार फोर्ट्स, जिनको देखने हर साल देश विदेश से लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, उनके निर्माण के लिए बिल्डिंग मटेरियल भी अरावली की इन पहाड़ियों ने ही प्रदान किया था। इन सब के अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग ये माउंटेन रेंजेस पहाड़, गिलूंड और बैराज जैसे सिविलाइजेशंस का भी निवास स्थान रही हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हिस्टोरिकली, जियोग्राफिकली और इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस रखने वाली इस अद्भुत पर्वत श्रृंखला का धीरे धीरे पतन हो रहा है। तो आइए इस पतन के पीछे छिपे कारण जान लेते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का एक फेमस कोट है, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। बस ऐसा ही कुछ हाल अरावली में हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये पहाड़ियां सैकड़ों साल से मानव की हर जरूरत को पूरी कर रही हैं, लेकिन बीते कुछ दशकों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की डिमांड पूरी करने के लिए अरावली की पहाड़ियों को ठीक वैसे ही नोचा खसोटा जा रहा है जैसे गिद्ध किसी मरे हुए जीव को नोचता है। द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI की 2017 रिपोर्ट ही बताती है कि अरावली में 3200 से भी ज्यादा साइट्स पे इलीगल माइनिंग चल रही है। वहीं 2018 के ही सेज यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट 2011 से 2017 के बीच अरावली से 98.87 लाख मेट्रिक टन मिनरल्स इलीगली एक्सकेवेट होने का दावा करती हैं। पॉलिटिकल बैकिंग और लैंड माइनर्स के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट पूरी तरह से बेखौफ होकर इन रेंजेस की बेधधक माइनिंग कर रहे हैं। इंडिया टुडे की जुलाई 2022 में रिलीज एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार अरावली से बिल्डिंग मटेरियल निकालने के लिए इलीगल माइनिंग माफिया डायनामाइट्स तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके जरिए वो न केवल पूरे के पूरे पहाड़ ध्वस्त कर देते हैं, बल्कि यहाँ से निकले पत्थरों को सीक्रेट रूट्स और चैनल्स की मदद से ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं। आलम यह है कि आज ये माइनिंग माफिया बिना कानून की परवाह किए अपना सिंडिकेट डंके की चोट पर चला रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पिछले साल 2022 में इलीगल माइनिंग के खिलाफ की जा रही एक रेड के दौरान हरियाणा के नूह में इलीगल माइनर्स ने हिट एंड रन असॉल्ट में वहां के DSP सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। लेकिन इस तरह का यह अकेला मामला नहीं है। अगर हम बीते कुछ सालों की ही न्यूज रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इस रीजन में इलीगल माइनर्स और पुलिस के बीच मुठभेड़ होना एक आम बात है। स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा के अकेले नूह में ही 2021-22 के दौरान
इलीगल माइनिंग के खिलाफ 200 से ज्यादा FIR रजिस्टर हुई। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR रीजन में तेजी से होता डेवलपमेंट अरावली से ही फ्यूल किया जा रहा है। लेकिन बात केवल इलीगल माइनिंग की ही नहीं है, बल्कि इसके साथ बढ़ते मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन ग्रीड की भी है। तो चलिए अब हम उन सारे डायमेंशंस को समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अरावली रीजन एक प्राइम इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है। ऐसे में यहाँ होती लैंड माइनिंग और उसके दूसरे रीजन्स में बढ़ता ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ के रिड्यूसिंग फॉरेस्ट कवर के लिए भी जिम्मेदार है। अलग अलग रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि दिल्ली और हरियाणा के नजदीक NCR में तेजी से होते कंस्ट्रक्शन और लैंड ग्रैबिंग की वजह से NCR के ये लंग्स अब जवाब देने लगे हैं। यहाँ फार्म हाउसेज और कॉलोनाइजिंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जारी है। यही नहीं, एंशिएंट वाटर चैनल्स के रास्ते में तेजी से बढ़ता कॉलोनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन भी नेचुरल एक्विफायर्स के रिहेबिलिटेशन के आड़े आ रहा है। लेकिन हालत ऐसी है कि मामले की गंभीरता समझते हुए इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के बजाय डैमेज फॉरेस्ट रिपोर्ट फाइल करके 1000 से 11,000 रुपीज के बीच फाइन इम्पोज कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इस सबको देखते हुए 2016 में ही इसी तरह के अनरेगुलेटेड ट्री कवर डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए देश के बहुत से एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने NCR और आसपास के अरावली रीजन में भी फेमस चिपकू मूवमेंट से प्रेरित होकर एक मूवमेंट शुरू किया था। वहीं 2020 में रक्षाबंधन के अवसर पर गुरुग्राम और दिल्ली के लोगों ने अरावली के पेड़ों को राखी बांधकर अपना सौहार्द व्यक्त किया था। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद समस्या जस की तस है। यही कारण है कि अब इस ह्यूमन ग्रीड के रेपरकशंस दिखाई देने लगे हैं। अरावली में होते इस विनाश के खेल की वजह से इस रीजन में वाटर स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अरावलीज में बहुत से क्रैक्स, फिस्यूर्स, नेचुरल वाटर सक्शन रीजन्स और ग्राउंड वाटर रिचार्जेस एरिया है, जहां से बरसात के समय ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि अरावली ही यहाँ के लाखों लोगों की प्यास बुझाती है। लेकिन इस अनरेगुलेटेड माइनिंग की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज में कमी देखने को मिल रही है, जिससे ऑलरेडी पीने के पानी की समस्या से जूझता इंडिया का वेस्टर्न रीजन और भी ज्यादा सूखता जा रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 2017 के सर्वे में ये बात सामने आई थी कि साउथ हरियाणा में 12 वेजिटेटिव गैप्स है। इसके लिए अरावली से होने वाले सैंड ड्रिफ्ट को जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसे में अब एनवायरमेंटलिस्ट को ये चिंता सताने लगी है कि तेजी से होती अरावली की डिस्ट्रक्शन से कहीं थार का एक्सटेंशन और फर्दर नॉर्दर्न स्टेट्स की तरफ इंटेंसिफाई ना हो जाए। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि यदि हम सबकी आंखों के सामने ये सब हो रहा है तो आखिर इन राज्यों की सरकारें और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है? तो चलिए अब हम इस रहस्य से भी पर्दा उठा ही देते हैं। दोस्तों, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के May 7, 1992 में रिलीज हुए फेमस द अरावली नोटिफिकेशन ने इस क्षेत्र में बिना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की परमिशन के न्यू इंडस्ट्रीज, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन के साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर भी रोक लगा दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी 2002, 2005, 2009 और 2018 में अलग अलग केसेस में ऑर्डर देकर इस माउंटेन रेंज के फ्रेजाइल इकोसिस्टम में सिमिलर एक्टिविटीज को रोकने के आदेश दिए थे। लेकिन एनफोर्समेंट के अभाव में जमीनी हकीकत इससे अभी भी दूर है। बल्कि इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम में इलीगल माइनर्स तो छोड़िए, माइनिंग रोकने तक की भी कोई मंशा वेरियस गवर्नमेंट्स और उनके इंस्टीट्यूट्स की ओर से नजर नहीं आती। फरवरी 2021 में ही हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की थी कि कोविड पैंडेमिक की वजह से ग्राउंडेड होती स्टेट इकोनॉमी में राज्य सरकार को अरावली रीजन में माइनिंग फिर से शुरू करने की परमिशन दी जाए। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2017 के बीच हरियाणा स्टेट फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज में डाइवर्ट किए जाने वाली लिस्ट में टॉप पर रहा। और ये तब है जब फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग हरियाणा में देश का सबसे कम केवल 3.5% का टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर है। हाँ, तो तब हो गई जब सितंबर 2021 में हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी AK सिंह की कमेटी द्वारा अरावली रेंज को ही रीडिफाइन करने की कोशिश की, ताकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और दूसरी कानूनी कॉम्प्लिकेशंस में पड़े बिना कन्वेंशनली अरावली रेंज में ही कंसिडर किए जाने वाले गैर मुमकिन पहाड़ को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए खोला जा सके। इसीलिए हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड का हवाला देते हुए अरावली के एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया। इस बारे में अरावली बचाओ मूवमेंट के एक्टिविस्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस स्टेप से हरियाणा के फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और पलवल का कुल मिलाकर 35,000 हेक्टेयर से ज्यादा का क्षेत्र नेचुरल कंजर्वेशन जोन से निकलकर ह्यूमन ग्रीड की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। वहीं अगर हम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इलीगल क्वायरिंग द्वारा अरावली के
31 हिल रेंजेस गायब करने वाले राजस्थान की बात करें तो हम पाएंगे कि 2018 की इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया था कि राजस्थान हर साल माइनिंग कंपनी से लगभग 5,000 करोड़ रुपीस की रॉयल्टी लेता है। ऐसे में इनके खिलाफ कोई भी सख्त कदम उठाने के बजाय स्टेट गवर्नमेंट आंख मूंद कर अपनी तिजोरियां भरने में लगी है। अब आप ऐसे में खुद सोचिए कि जो माउंटेन रेंज भारत को डेजर्टिफिकेशन, सीवियर विंटर से बचाकर रेनफॉल और वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करती है, अगर हम उसके ही दुश्मन बन बैठे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा। साथ ही प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर इसे रोकने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है। दोस्तों, अगर बिना शुगर कोट के सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो वो होगा लॉज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। इंडिया जैसे विजनरी देश के पास एनवायरमेंट कंजर्वेशन लॉज पर उसे स्टैब्लिश करने के लिए मैकेनिज्म की कोई कमी नहीं है, बल्कि भारत उन कुछ देशों में से है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सबसे पहले एनवायरमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज को बनाया था। लेकिन अगर इसके बाद भी हम अरावली को नहीं बचा पा रहे हैं तो कमी लॉज की नहीं, इनके इम्प्लीमेंटेशन की है। कमी पॉलिटिकल विल और हमारी सोच की है, जो आज भी अपनी जिम्मेदारी समझने के बजाय और ज्यादा पाने की हवस में पर्यावरण का नाश कर रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी देश की सभी राज्य सरकारों को भी ये समझना होगा कि डेवलपमेंट एक मस्ट नीडेड एस्पेक्ट है, लेकिन इसे एनवायरमेंट और इकोलॉजी के एक्सपेंस पे अचीव नहीं किया जा सकता। करोड़ों सालों से हमारी तमाम जरूरतों को पूरी करती आई अन्नत के पैर की तरह अटल खड़ी अरावली की पहाड़ियां आज हमसे संरक्षण की गुहार कर रही हैं। इस गुहार को नजरअंदाज करना बेवकूफी नहीं, बेमानी होगा। तो इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस मुद्दे को आगे पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए, Aravalli restricts the eastward expansion of the desert. Statement B, all the rivers of Rajasthan have their origin from Aravalli. Statement C, distribution pattern of rainfall in Rajasthan is not affected by Aravalli. Option D, Aravalli region is rich in metallic minerals. Select the correct answer using the code given below. Option 1, A, B and C are correct. Option 2, B, C and D are correct. Option 3, only C and D are correct. Option 4, ओनली ए एंड डी आर करेक्ट। और दोस्तों, इसी के साथ एक मेंस का भी प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इकोलॉजिकल हैजार्ड्स दैट द Aravalli has been exposed to by illegal mining? Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।